नमस्कार। केंद्र सरकार की द्वारा 2024-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट के तहत क्या प्रावधान किए गए, क्या प्रोविजन किए गए, सरकार को क्या सजेशन दिए गए, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करने से पहले थोड़ा सा शुरुआत में देखते हैं कि बजट होता क्या है और इस बजट को प्रस्तुत कौन करता है और बजट का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सामान्यतः जब बजट की बात करते हैं तो बजट का सामान्य अर्थ है कि सरकार की आय और सरकार के व्यय का विवरण। जो बजट है, बजट का सामान्य अर्थ है जिसके अंतर्गत सरकार की आय और सरकार के व्यय के बारे में बात की जाती है। सरकार के आय और सरकार के व्यय का जो विवरण होता है उसको बजट कहते हैं। ये जो बजट है, इस बजट का प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अर्थात आर्टिकल 112 में केंद्र सरकार के लिए वार्षिक वित्तीय प्रावधान का उल्लेख किया गया और इस वार्षिक वित्तीय प्रावधान को ही बजट कहा गया। तो वार्षिक वित्तीय विवरण ही बजट है। हालांकि बजट शब्द को संविधान में उल्लेख नहीं किया गया और बजट की जगह जो शब्द प्रयुक्त होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रयुक्त होता है। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है अर्थात जो बजट है, इस बजट का निर्माण फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है, आर्थिक विभाग या आर्थिक मामलों का विभाग। तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट सेक्शन द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, अर्थात बजट प्रभाग के द्वारा, बजट सेक्शन के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है और इस बजट को राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और यह प्रस्तुत करने की जो पूरी प्रक्रिया है अर्थात जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वो परंपरा के अनुसार भारत के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। संविधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि बजट का प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री करेंगे। यह केवल एक परंपरा है और जिस परंपरा के तहत वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं अर्थात बजट भाषण देते हैं, बजट प्रस्तुत बजट भाषण देते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं इस बजट में क्या प्रावधान किया गया। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही समराइज करके बात करेंगे। तो ये बजट जो पारित किया गया, इस बजट के बारे में बात करते हैं क्या प्रावधान किया गया। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि वर्ष 2024-27 का केंद्रीय बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। जो बजट प्रस्तुत किया जाता है अर्थात जो बजट स्पीच होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बजट भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया और इनकी द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने वाला 9वां बजट था। अंतरिम और फाइनल बजट को मिलाकर इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ये 9वां बजट था। यह जो बजट पारित किया गया, इस बजट के तहत 3 कर्तव्य बताए गए, 3 ड्यूटीज बताई गई और इसके साथ में लिखा गया कि कर्तव्य भवन परिसर में तैयार किया गया यह पहला बजट है। इसका सामान्य अर्थ हुआ कि सरकार के द्वारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया गया जिसके तहत कर्तव्य भवन बनाया गया, अर्थात सारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट बनाएगी और सभी प्रकार के अलग अलग मंत्रालय भी नए बनाए जाएंगे, उनकी भवन बनाए जाएंगे, उनकी बिल्डिंगें बनाई जाएगी। तो कर्तव्य भवन तैयार किया गया। उस कर्तव्य भवन में यह जो तैयार किया जाने वाला पहला बजट था। जैसा कि इस बजट में 3 कर्तव्य बताए गए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये यहां पर चर्चा की जा रही है केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जा रही है। एक प्रकार का जो डिस्कशन करेंगे केवल अपन उन्हीं प्रावधानों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक विद्यार्थी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि देश की इकोनॉमी में क्या बदलाव आ रहे हैं, किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, उन सभी के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें। तो पहला कर्तव्य जिसमें कहा गया उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और गति को बनाए रखने का प्रयास करना। दूसरा कर्तव्य भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता को बढ़ाना।
और तीसरा कर्तव्य है सरकार की सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो। तो 3 कर्तव्य बताए गए। फिर इसमें जो बजट अनुमान रखा गया, अर्थात सरकार के पास में टोटल इनकम कितनी आएगी और सरकार टोटल कितना खर्च करेगी, इसके बारे में बजट अनुमान रखा गया। तो सरकार के द्वारा यहां पर कहा गया हमारे पास जो प्राप्त होने वाली इनकम है, उस प्राप्त होने वाली इनकम में गैर ऋण प्राप्त है। सरकार को 2 प्रकार की इनकम प्राप्त होती है। सरकार को 2 प्रकार की इनकम प्राप्त होती है, एक राजस्व इनकम और दूसरी पूंजीगत इनकम। दूसरे संदर्भ में बात करें तो सरकार के द्वारा एक वैसी इनकम है जो सामान्यतः सरकार अर्जित करती है और एक दूसरी इनकम है जो सरकार लोन के रूप में लेती है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि गैर ऋण प्राप्तियां और गैर ऋण प्राप्तियां, यानी गैर ऋण प्राप्तियां कितनी है, 36 लाख करोड़ की है और सरकार का जो कुल खर्च है ये 53 लाख करोड़, शॉर्ट में बता रहा हूं, पॉइंट में 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ का सरकार का खर्च है। तो सरकार की इनकम है 36.5 लाख करोड़ और सरकार खर्च करने जा रही है 53.5 लाख करोड़, अर्थात सरकार को घाटा हो रहा है कितना, 17.2 लाख करोड़ का। तो पहली बात, ये जो बजट प्रस्तुत किया गया ये बजट घाटे का बजट है, घाटे का बजट है, अर्थात सरकार अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रही। सरकार की इनकम है 36.5 लाख करोड़ और सरकार खर्च करने जा रही है 53.5 लाख करोड़, अर्थात सरकार को 17.2 लाख करोड़ का घाटा है। क्लियर बात है। फिर इसमें बताया गया कि सरकार को जो घाटा हो रहा है, हालांकि सरकार को घाटा कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, इसके लिए FRBM एक्ट भी लाया गया, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से सरकार को राजस्व और राजकोषीय घाटा कितना रहना चाहिए इसका टारगेट सरकार को दिया गया। कभी बात करेंगे FRBM के बारे में क्या है। सरकारी अनुमान लगा रही है कि बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3%, अर्थात सरकार कह रही है कि बजट 2026-27 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है 4.3% रहने का अनुमान है, जबकि 2025-26 में रिवाइज एस्टिमेट किया गया जिसके तहत राजकोषीय घाटा 4.4% रहने की पॉसिबिलिटी है। बात की जा रही किसी राजकोषीय घाटे की फिस्कल डेफिसिट। तो 2025-26 में 4.4% और 2026-27 में 4.3% रहने का अनुमान किया गया, अनुमान लगाया गया। तो सरकार के द्वारा जो FRBM एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से सरकार की जो राजकोषीय उत्तरदायित्व है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। फिर आगे देखते क्या बात की गई। फिर इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि पहले कर्तव्य के अंतर्गत सरकार क्या क्या प्रयास करेगी। तो इसके अंतर्गत 3 कर्तव्य डिसाइड किए गए, जिसमें पहले कर्तव्य के अंतर्गत आर्थिक विकास को तेज करना और उसे बनाए रखना, आर्थिक विकास को तेज करना और उसे बनाए रखना तथा 6 हस्तक्षेपों का प्रस्ताव किया गया, अर्थात सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा कौन कौन से सेक्टर को तेज गति से बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर बात है। तो फिर इसमें बहुत सारे माइनर प्रावधान किए गए, कुछ बेहतर प्रावधान को करने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। फिर इसके अंतर्गत कहे गए 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निर्माण और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रयास किया जाए, अर्थात सरकार की द्वारा राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इन सभी के बारे में विस्तार से एक एक करके डिटेल में बाद में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या बात की गई। तो राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें कुछ नई स्थापना की जाएगी और कुछ पहले से जो स्थापित है उनको मजबूत किया जाएगा। फिर 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त
इंडिया क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा, अर्थात जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको और बेहतर करने का प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से जो दुर्लभ बीमारियां होती है या जो भारत का मेडिकल सेक्टर है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुसंधान है, उन सभी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो भारत में जो मेडिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो इंप्रूव हो सके, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। फिर सरकार की द्वारा सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। वर्तमान समय में सेमी जो कंडक्टर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इकोनॉमी में, और भारत सेमी कंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत सेमी कंडक्टर के लिए सामान्यतः आयातों पर निर्भर रहता है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि सेमी कंडक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और सेमी कंडक्टर के लिए जो और निर्भरता है अन्य देशों पर, उसको कम करने का प्रयास किया जाए। फिर खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना की जाएगी, रियर अर्थ एलिमेंट की स्थापना की जाएगी, अर्थात एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें जो दुर्लभ खनिज है, अर्थात ऐसे खनिज जो पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका निष्कर्षण करना अर्थात जिनका उत्पादन करना बहुत ही कठिन है, और पूरी दुनिया में दुर्लभ खनिजों के लिए पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर है। तो भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि दुर्लभ खनिजों को तेज गति से बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, दुर्लभ धातु गलियारे की स्थापना की जाएगी, और यह कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र और तमिलनाडु के तहत यह बनाया जाएगा, अर्थात जहां पर रॉ मेटेरियल है उसी के तहत यह गलियारा बनाया जाएगा। फिर केमिकल पार्क स्थापित करने की भी योजना लाएगी, केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की केमिकलों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत सरकार के द्वारा निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा करने का प्रयास किया गया, वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, अर्थात टेक्सटाइल सेक्टर को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए इसको बेहतर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत राष्ट्रीय फाइबर योजना लाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय फाइबर योजना जिसके तहत टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, और विशेष रूप से इसमें रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर और मानव निर्मित फाइबरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर में मशीनरी को भी तेज गति से बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, और इसके माध्यम से खादी व हथकरघा उद्योग, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा, और इसके माध्यम से ग्रामीण सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। और इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को और लाभ देने की बात की गई। सामान्य जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर है, ग्रामीण क्षेत्रों आधारित होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को तेज गति से वहां पर बढ़ावा मिलेगा। फिर लिगेसी औद्योगिक समूह के पुनरुत्थान करने की योजना को लाया गया, और इसके साथ ही एमएसएमई को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा। एमएसएमईएस को भी बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जाएगा। एमएसएमईएस को भी तेज गति से बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। फिर शहरीकरण को बढ़ावा देने का भी शहरीकरण और नगरीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिसके तहत टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए फंड भी रखा गया, लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास का उसमें फंड रखा गया। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटियों को मजबूत बनाया जाएगा, अर्थात शहरीकरण नगरीकरण का वेल सेटल किया जाएगा, उनको मजबूत बनाया जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए विशेष प्रयास किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत जो खर्चा किया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से आधारभूत ढांचा
बेहतर होता है। तो वित्त वर्ष 2026 से 27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की, 12.2 लाख करोड़ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, सार्वजनिक पूंजी व्यय किया जाएगा 12.2 लाख करोड़, अर्थात ऐसा खर्च जिसके माध्यम से आधारभूत ढांचे को तेज गति से बढ़ावा मिलेगा। फिर इसमें कहा गया कि ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध करवाने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया, अर्थात एक फंड बनाया जाएगा, अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया। फिर पूर्वी भारत को जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा, जिसके तहत समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे, समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे, और साथ ही परिवहन सेक्टर को और तीव्र करने के लिए, सस्ता करने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग आरंभ किए जाएंगे। तो कनेक्टिविटी के बहुत सारे साधन होते हैं, जिसमें सड़क कनेक्टिविटी का साधन है, रेल कनेक्टिविटी का साधन है, वायु कनेक्टिविटी का साधन है और जल कनेक्टिविटी का साधन है। तो जल मार्गों को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, नए जल मार्गों का विकास किया जाएगा। तो 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग चालू किए जाएंगे, तो बहुत बेहतर प्रयास है इसमें। फिर इनलैंड जल मार्गों और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम आरंभ की जाएगी। अब सामान्यतः आप देखते हो कि भारत का जो परिवहन है, उस परिवहन में जो पूरा परिवहन सिस्टम है, उसमें जल परिवहन की भागीदारी बहुत ही कम है, जबकि परिवहन का सबसे सस्ता जो माध्यम है वो जल परिवहन है। इसको और तेज गति से बेहतर करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। क्लियर बात है। ऊर्जा, दीर्घ अवधि में ऊर्जा को बेहतर करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास इसके अंतर्गत बात की गई। फिर कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण को बेहतर करने का भी प्रयास किया जाएगा। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण को, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि कार्बन का उत्सर्जन अधिक से अधिक होता है, और भारतीय इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है कि इकोनॉमी तेज गति से आगे बढ़ रही है, और भारत जिन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं उसके माध्यम से कार्बन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, और इसके लिए भारत को समस्या भी आती है। जैसे यूरोपीय यूनियन के साथ में भारत अगर ट्रेड डील जो की है, तो यूरोपीय यूनियन सामान्यतः यूरोपीय यूनियन को जब एक्सपोर्ट करता है तो कई बार वो उन पर पाबंदी लगा देता है कि आपके द्वारा अधिक से अधिक कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे जिसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन अधिक से अधिक होता है। तो ये बेहतर बात की गई, इसके तहत कार्बन कैप्चर और भंडारण को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास, वैसे आर्थिक विकास या इकोनॉमी का मेन सेंटर होता है, मेन सेंटर या मेन केंद्र होता है शहर। तो शहर को आर्थिक क्षेत्रों के मॉडल के रूप में तेज गति से और बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत शहरों को सही बेहतर ढंग से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। जो बड़ी सिटीज है, जो मुंबई से कनेक्ट करने के लिए या दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। परिवहन जितना तीव्र होगा, परिवहन जितनी गुणवत्ता होगी, इकोनॉमी का विकास उतनी ही तीव्रता से और उतनी बेहतर ढंग से होगा। फिर बैंकिंग सेक्टर को विकसित भारत के अनुकूल बनाने के लिए, विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया जाएगा, अर्थात एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा जो सामान्यतः भारत के बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको लिए सजेशन देगी कि भारत का बैंकिंग स्ट्रक्चर को किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, किस प्रकार से इसमें सुविधा लाई जाए। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है डिस्कॉम होता है, उस डिस्कॉम को और बेहतर करने के लिए पुनर्गठन करने की बात की गई, पुनर्गठन करने की बात इसके अंतर्गत कही गई। फिर शहर अपना स्वतंत्र रूप से विकास कर सके, उसके लिए वो अपनी इनकम को प्राप्त कर सके, इसके लिए प्रयास किया गया कि उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं या विकास परिषद है या डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जितने भी जो नगरीय निकाय है, ये तेज गति से नगरों का विकास कर सके, इसके लिए फंड जनरेट करने के लिए वो पैसा कहां से
लाए तो इसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को तेज गति से बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत थे। बात करते हैं दूसरा कर्तव्य के अंतर्गत क्या बात कही, दूसरे कर्तव्य के अंतर्गत क्या क्या बात की। तो दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमताएं बढ़ाना, यानी लोगों पर यह फोकस करता है, लोगों पर यह फोकस करता है। तो विकसित भारत के मुख्य संचालन के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया। तो एक समिति का गठन करने की बात की गई, समिति के गठन करने की बात की गई। फिर विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करना। आपको विकसित भारत बनाना है तो ऐसे लोगों का विकास करना, ऐसे लोगों को तैयार करना है जो विकसित भारत में योगदान दे सके, जो विकसित भारत में योगदान दे सके, जो विकसित भारत में योगदान दे सके। फिर बात की गई इसमें, तो ऐसे पेशेवरों को कैसे तैयार किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए। तो इसमें कहा गया कि संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अर्थात जो भी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पेशेवर है उनको जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर उनको स्किल दी जाती है, वहां पर उन संस्थाओं को और मॉडर्न किया जाएगा और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। और अगले 5 वर्ष में 1 लाख एएचपी जोड़े जाएंगे। फिर जो सीनियर सिटीजन है उन सीनियर सिटीजनों के लिए भी बेहतर प्रयास किए गए ताकि वो अपनी मेडिकल सुविधाओं को और ढंग से कर सके। और आयुष को बढ़ावा देने के लिए एम्स की तर्ज पर, आयुष को बढ़ावा देने के लिए एम्स की तर्ज पर 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। जैसे एम्स है, ये सामान्यतः एलोपैथी का वहां पर सुविधा मिलती है, उसी प्रकार आयुष के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। फिर पशुपालन को बेहतर करने के लिए पशु डॉक्टरों की उपलब्धता को बेहतर किया ही जाएगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य हॉस्पिटल, इन सभी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में एवीजीएस कंटेंट क्रिएटर लैब, कुल मिलाकर अगर 2047 के अकॉर्डिंग भारत के यूथ को तैयार करना है तो उनको क्रिएटिव स्किल देनी होगी और उनको सामान्यतः जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा देना होगा। इसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। क्लियर बात। फिर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ में पर्यटन, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो टूरिस्ट गाइड है उनको भी स्किल देने का प्रयास किया जाएगा, उनको और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। तो राष्ट्रीय होटल प्रबंधन जो पहले से स्थापित संस्थान है, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद को अपग्रेड करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसको अपग्रेड करना है और राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी जो सामान्यतः पर्यटन को तेज गति से बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। फिर आईआईएम के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानवीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के ट्रेनिंग पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटक स्थलों में 10,000 गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। फिर विरासत और संस्कृति पर्यटन को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा जिसमें लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, चलनौर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पहले जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। फिर खेल के लिए खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया गया। अगले 1 दशक में खेलकूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया जिसके माध्यम से तेज गति से बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर बात है। तो ये सारे दूसरे कर्तव्य के तहत है। अब है तीसरा कर्तव्य। तीसरे कर्तव्य के तहत क्या क्या कहा गया।
तो तीसरा कर्तव्य कहता है सबका साथ सबका विकास। वैसे इस सरकार का ये नारा है, स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप और इसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है। पहली बात कह रहा है किसानों की आय बढ़ाना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए गए, अभी भी सरकार कह रही है किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, तो किसानों की आय बढ़ानी है तो कृषि से संबंधित अर्थात फसल सेक्टर अर्थात फसल पशुपालन वानिकी और मत्स्य पालन, इन सभी को बेहतर करने की जरूरत है। अगर इनको बेहतर किया जाएगा तो सामान्यतः किसानों की इनकम वैसे भी बढ़ जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन 500 जलाशय और अमृत सरोवर के एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी सरकार प्रयास करेगी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ उच्च मूल्य वाली अर्थात ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जिसकी कीमत अधिक है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर उच्च मूल्य कृषि, जैसे कि कहा गया कि ऐसी फसलें जिसमें ज्यादा से ज्यादा जिनकी कीमतें ज्यादा हो, तो सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को समर्थन देगी। यानी सरकार उन फसलों के उत्पादन को तेज गति से बढ़ावा देगी, इसमें अपना सपोर्ट देगी। कौन कौन सी खेती? जैसी तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों में सहायता। तो नारियल, चंदन, कोको, काजू आदि फसलों के उत्पादन को बढ़ावा। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना लाने का प्रस्ताव है। अर्थात नारियल उत्पादन को तेज गति से बढ़ावा दिया जाए, इसमें प्रतिस्पर्धा को तेज गति से कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए नारियल संवर्धन योजना लाने का प्रावधान किया गया। पूर्वोत्तर में पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, खुमानी जैसे गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे फलों को भी बढ़ावा देने की बात की। सामान्यतः किसान इस प्रकार के जो फसलों की पैदावार कम से कम करता है, तो सरकार प्रयास करेगी अगर इनकम बढ़ानी है तो आपको इस प्रकार के फसलों का उत्पादन करना होगा जिसकी कीमतें बाजार में बहुत अधिक मिलती है, जैसे बादाम, अखरोट, खुमानी, नारियल, चंदन, कोको, काजू आदि। फिर वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है। यानी सरकार चाहती है कि कोको और काजू को एक वैश्विक ब्रांड बनाना है इंडिया की, इसके लिए भी एक समर्पित कार्यक्रम लाने का प्रस्ताव की बात की गई। फिर भारत विस्तार की, तो केंद्रीय बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव जो बहुभाषीय एआई टूल है, तो केंद्रीय बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव। तो भारत विस्तार क्या? एक बहुभाषीय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल है जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधित प्रणालियों के लिए आईसीएआर और पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया जाएगा। यानी पोर्टल को बढ़ावा दिया जाएगा। सॉरी। फिर मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए भी प्रतिबद्धता की गई। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत के लिए, उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तर भारत के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये 2 संस्थान है, रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और इन्हें शीर्ष संस्थानों के रूप में बनाया जाएगा। फिर पूर्वोदय राज्यों और उत्तरी पूर्वी राज्यों पर ध्यान देने की भी बात की गई कि जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उनको भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, उनका भी विकास किया जाएगा और इस विकास को के लिए भी बहुत सारे प्रावधानों की बात की गई। पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान देने की बात की गई। फिर दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास, एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान के बारे में बात की गई। फिर बौद्ध सर्किट के विकास की एक नई योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध सर्किट के विकास की एक नई योजना लाएगी। यानी बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा, अर्थात भगवान बुद्ध से संबंधित जो स्थल है उन सभी को एक कनेक्टिविटी के रूप में जोड़ा जाएगा और बौद्ध सर्किट के विकास, हालांकि बौद्ध सर्किट कहां कहां पे
किसे जोड़कर मनाया जाएगा, अर्थात कौन से राज्यों के स्थलों को जोड़कर? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जो राज्य हैं उन राज्यों में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल है उन सभी स्थलों का विकास किया जाएगा और एक बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। फिर है 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग, तो 16वां वित्त आयोग का जो गठन किया गया था और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अरुण, कौन थे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? राजस्थान में 7वां वित्त आयोग का गठन किया गया था और भारत सरकार ने 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया। तो राजस्थान सरकार ने जो 7वां वित्त आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष थे अरुण चतुर्वेदी और यहां पर थे अरविंद पनघड़िया। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 16वें वित्त आयोग के द्वारा भारत सरकार को सौंप दी गई थी। उस रिपोर्ट को इस बजट में स्वीकार कर दिया गया है सॉरी, उस रिपोर्ट को स्वीकार कर दिया गया और यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी, यानी 5 वर्षों के लिए लागू रहती है वित्त आयोग की रिपोर्ट। फिर इस रिपोर्ट में कहा गया 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगा। इसमें शॉर्ट में बात लिखी गई, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वित्त आयोग की रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट को डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया, अर्थात अब ये रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, अर्थात रिलीज कर दी जाएगी। जब बजट डॉक्यूमेंट आएगा उसके साथ में ये रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो वहां से अपन को पढ़ने का अवसर मिलेगा। केवल यहां पर एक बात लिखी गई है कि इसमें 16 वित्त आयोग के द्वारा कहा गया कि 1.4 लाख करोड़ आपको 2026-27 के लिए राज्यों को देने हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें की गई, कौन से राज्यों को कितना देना है, राजस्थान को कितना देना है, उत्तर प्रदेश को कितना देना है, किस आधार पर पैसों का वर्गीकरण किया जाएगा, केंद्र सरकार टोटल अपने पैसे का कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देगी, इन सभी के बारे में विस्तार से बात की गई। फिर आता है इस बजट का पार्ट 2, जो सामान्यतः टैक्सेशन से संबंधित ज्यादा से ज्यादा होता है। पार्ट 2 आता है, क्या आता है? पार्ट 2। क्लियर बात? पार्ट 2 और पार्ट 2 सामान्यतः करों से संबंधित इस प्रकार से ज्यादा बात है। तो प्रत्यक्ष कर की बात करता है और ये कह रहा है नए आयकर नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए आयकर नियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। नए आयकर नियम क्या है? तो जो डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है, जो प्रत्यक्ष कर है अर्थात आयकर, कॉर्पोरेट कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो डायरेक्ट टैक्स है उन डायरेक्ट टैक्स को सरल और आसान करना, उसकी जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया को सिंपल करना है, उन प्रक्रिया को आसान करना है, उन प्रक्रिया को आम व्यक्ति के अनुकूल करना है, ताकि वो आसानी से समझ आए कि ये टैक्स होते क्या है, किस प्रकार से टैक्स भरा जाता है, किस प्रकार से टैक्स को रिवाइज किया जाता है, कितना टैक्स लगाती है सरकार, कैसे टैक्स लेती है, इन सभी को बहुत ही नियमों को, कानूनों को सरल और आसान करना है। क्योंकि अभी जो भारत का जो कर कानून है वो 1961 का है, उसको रिप्लेस करके 2025 में नया कर कानून लाया गया। तो नया आयकर अधिनियम 2025 पर्टिकुलर सामान्यतः बात करेगा इनकम टैक्स में भी केवल, डायरेक्ट टैक्स में भी केवल कौन से टैक्सों की बात करेगा? केवल आयकर टैक्स के बारे में बात करेगा। फिर जीवन जीने की सुगमता को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। जीवन जीने की सुगमता को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। जीवन जीने की सुगमता को बेहतर करने का प्रयास किया। अब इसमें बहुत ही ऐसे माइनर जो टैक्स से संबंधित प्रावधान किए गए कि आप टैक्स का रिटर्न कब कर सकते हो, टैक्स का रिटर्न कैसे किया जाएगा, टैक्स का रिवाइज एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, रिवाइज करने का कितना टाइम पीरियड रखा गया, टीडीएस का क्या प्रावधान किया गया, इसमें आपको आयकर में कितनी रियायत दी जाएगी, कितनी रियायत नहीं दी जाएगी, कौन से कानून के तहत दी जाएगी, इन सभी के बारे में कुछ सामान्य बातें की गई। फिर सहकारिता को भी बेहतर करने का प्रयास, सहकारिता को मजबूत करने का प्रयास, भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को तेज गति से बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। आईटी सेक्टर को बेहतर और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। फिर न्यूक्लियर पावर, महत्वपूर्ण खनिज, बायोगैस, तो सरकार के द्वारा इन सभी सेक्टर को बेहतर, इसमें टैक्स से संबंधित कुछ करों से, तो अप्रत्यक्ष करों से संबंधित शुल्क सरलीकरण को, समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पाद को सामान्य और सुविधा देने का प्रयास, ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा को बेहतर करने का प्रयास, न्यूक्लियर पावर को, अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी सामान्यतः क्या है, बहुत ही
इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी है, तो न्यूक्लियर पावर के बारे में भी बात करते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्रियों के आयात के लिए मूलभूत सीमा शुल्क में रियायत दी जाएगी। बायोगैस मिश्रित सीएनजी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, बायोगैस मिश्रित सीएनजी को भी बढ़ावा देने का प्रयास। फिर असैनिक व रक्षा विमान सेक्टर को बेहतर, इसमें देखो कि फैक्चुअल डिटेल नहीं, केवल मोटी मोटी बातें लिखी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास। SEZ को, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ को, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भी प्रावधान किए गए। और 17 जो दवाइयां औषधियों पर मूलभूत सीमा शुल्क में रियायत दी जाएगी। ऐसी जो मूलभूत दवाइयां है जिसमें कैंसर जैसी बीमारियों के लिए, उसमें सीमा शुल्क में रियायत दी जाएगी, सीमा शुल्क में रियायत दी जाएगी। फिर सात अतिरिक्त असाध्य लोगों के लिए, जो दुर्लभ रोग है, 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों के लिए दवाओं औषधियों के व्यक्तिगत निर्यात को कर मुक्त कर दिया जाएगा। अर्थात कुछ दुर्लभ बीमारी ऐसी है जिनके निर्यात को कर मुक्त कर दिया जाएगा। सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है, उस कस्टम ड्यूटी को और सरल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि भारत को तेज गति से और बढ़ावा मिल सके। फिर टीयर 2 और टीयर 2 सिटी को बेहतर करने का प्रयास, उसमें मजबूती लाने का प्रयास किया जाएगा। उनके लिए ऐसा प्रावधान किया जाएगा ताकि नगरीकरण, शहरीकरण को बेहतर किया जाए, उनकी सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। फिर व्यापार सुगमता को, यानी जो व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार को बेहतर कैसे किया जाए, उसको सरल कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने बात की, प्रावधान करने का प्रयास किया। फिर निर्यात के नए अवसर लाने का भी प्रयास किया गया। इन सभी के बारे में विस्तार से बात की गई। क्लियर बात है? तो इन सभी के बारे में विस्तार से बात की गई। तो ये था जो बजट 2026-27 की एक समरी। क्या थी? केवल एक समरी थी, जिसके तहत ये देखने का प्रयास किया गया कि बजट में मोटा मोटा क्या प्रावधान किया गया है। ये जो बजट 2026-27 और 29 तारीख को जो आर्थिक समीक्षा जारी की गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्तमान समय में आरपीसी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, आरपीसी बार बार कह रही है, और ये दो डॉक्यूमेंट के माध्यम से भारत का विजन दिखता है 2047 का। आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट 2026-27 के माध्यम से 2047 का भारत कैसे होगा और कैसा होगा, इन सभी के बारे में बात की गई। तो पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज के लिए और आरएस के लिए, यहां पर सिविल सर्विसेज के संदर्भ में आरएस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इन सभी डॉक्यूमेंट को विस्तार से एनालिसिस करके पढ़ने की जरूरत है। और जो सिलेबस अपडेट किया गया आरएस मुख्य परीक्षा का और प्रीलिम्स का, उसमें उन्होंने बजट और आर्थिक समीक्षा को बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। यदि आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो या पीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, इन दो के लिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, या जिसमें इकोनॉमी का सिलेबस है, उनके लिए ये जो डॉक्यूमेंट है रामबाण है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लिए, इसके साथ में राजस्थान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम को कवर कर लिया, और जब राजस्थान का बजट और राजस्थान की समीक्षा आई उसको कवर कर लिया, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और इन सभी डॉक्यूमेंट और योजनाओं के अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं। तो मेरी सलाह यही है कि इन सभी डॉक्यूमेंट को विस्तार से पढ़ना है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ना सीखिए, और हमारे द्वारा कैसे पढ़ा जा रहा है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाता है। और कोशिश करेंगे कि YouTube पर इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने का भी प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आपको इकोनॉमी सर्वे और जो बजट इंडिया का और बाद में जब आएगा राजस्थान का, उन सभी को आपको करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच।